नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो UGC नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका हम लोग चैप्टर नंबर 10 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपने इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोलता हूं, तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस आपको आपके माध्यम से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में चैप्टर नंबर 10 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1857 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह हुए। अधिकांश विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुए थे। अब 10 शासकों व सामंतों ने सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के कारण विद्रोह किए थे। 1764 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेज सिपाही विद्रोह हुआ था। इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी से पूर्व होने वाले सैनिक विद्रोह। ठीक है, पहला है दोस्तों वेल्लोर विद्रोह, जो है 1806 ईस्वी में। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा उनके सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण किया। नंबर 2, बैरकपुर में 1824 ईस्वी में विद्रोह। 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र पार बर्मा में सेवा देने से मना कर दिया। नंबर 3, फिरोजपुर में 1842 ईस्वी में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। नंबर 4, 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैवेलरी 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। नंबर 5, 1850 ईस्वी में 66वीं नेटिव इन्फेंट्री व 1852 ईस्वी में 38वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण माना है, किंतु आधुनिक इतिहास के अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 वर्षों के राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक कारणों से हुआ। आगे, विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे। लॉर्ड पामस्टर्न का वास्तविक नाम हेनरी जॉन टेम्पल था। पहला है दोस्तों राजनीतिक कारण। आइए देखते हैं। पहला है, उसमें पॉइंट है राजनीतिक कारण में वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। ठीक है दोस्तों, ये बस एक नाम मात्र का गारंटी था। मौका पड़ने पर वो धोखा बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ लोग देते थे। ये क्या गारंटी देंगे, ये तो बस एक बहाना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद राज्य के शासक जो थे दोस्तों निज़ाम अली, उन्होंने अपनाया। फिर क्रमशः 1799 ईस्वी में मैसूर, जिसके शासक थे कृष्ण राय। फिर 1799 ईस्वी में तंजौर
जिसके शासक थे सरफरोजी द्वितीय। फिर 1801 ईस्वी में दोस्तों अवध, जिसके शासक थे सआदत अली। फिर 1802 ईस्वी में दोस्तों पेशवा, जो कि शासक थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है। 1803 ईस्वी में भोसले ने शासक था दोस्तों उस समय रघुजी भोसले। 1803 ईस्वी में दोस्तों सिंधिया, जो कि शासक था दौलत राव सिंधिया, ने स्वीकार किया था। इन लोगों ने दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार किया था। आगे नोट है, हैदराबाद राज्य में 1800 ईस्वी में पुनः सहायक संधि की गई थी। ठीक है, 2 बार हुआ था। आगे वेलेजली ने फर्रुखाबाद, कर्नाटक, सूरत एवं तंजौर का शासन भी अव्यवस्था के आधार पर हड़प लिया। 1853 ईस्वी में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम पर सहायक सेना बकाया का आरोप लगाकर बरार का प्रदेश छीन लिया। आगे है दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है हमारा डलहौजी की व्यपगत नीति। इसको और भी नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि व्यपगत नीति को हम दयावसान नीति या गोद निषेध या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी नीति कहते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं। व्यपगत नीति के तहत भारतीय राज्यों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। पहला है दोस्तों, वे राज्य जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन न रहे। दूसरा, वे राज्य जो कभी मुगल बादशाह या पेशवा के अधीन रहे। नंबर 3, वे राज्य या रियासत जिन्हें अंग्रेजों ने सनद यानी मान्यता देकर स्थापित किया था। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी राज्यों में अंग्रेज दखल नहीं देंगे। दूसरी श्रेणी के राज्य के शासक यदि बिना वैध उत्तराधिकारी यानी स्वयं का पुत्र के मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी को स्वीकार करना अंग्रेजों की इच्छा पर निर्भर है। तीसरी श्रेणी के राज्यों के शासक को किसी भी प्रकार के अवैध उत्तराधिकारी यानी गोद लिए पुत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों, व्यपगत नीति के तहत हड़पी गई रियासतें कौन कौन सी थी? सतारा, महाराष्ट्र, 1848 ईस्वी। शासक था दोस्तों अप्पा साहिब। जोसेफ ह्यूम ने सतारा के विलय की तुलना जिसकी लाठी उसकी भैंस से की है, और जॉर्ज क्लार्क ने सतारा विलय का विरोध भी किया है। आगे है दोस्तों, जैतपुर और संबलपुर उड़ीसा का 1849 ईस्वी में जैतपुर के शासक नारायण सिंह थे। बघाट को तत्कालीन पंजाब है एवं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, बघाट में 1850 ईस्वी में। ठीक है, उदयपुर दोस्तों मध्य प्रदेश में है उदयपुर, जो कि 1852 ईस्वी में हड़प नीति के द्वारा इसको हड़पा गया था। झांसी को दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में 1853 ईस्वी में शासक गंगाधर राव था उस समय का। नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र 1854 ईस्वी में शासक जो था रघुजी तृतीय था। ठीक है, व्यपगत नीति का शिकार बना था ये लोग। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे है डलहौजी द्वारा राजस्थान की करौली रियासत को स्वाभाविक वारिस न होने पर भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने के निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि करौली संरक्षित मित्र था, न कि आश्रित राज्य। इसी प्रकार उदयपुर और बघाट के विलय के संबंध में लिए गए डलहौजी के निर्णय को लॉर्ड कैनिंग ने उलट दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को एवं नागपुर की रानी ने यशवंत राव को गोद लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है झांसी विलय के समय झांसी के ब्रिटिश एजेंट जो थे वह मेजर एलिस थे। आगे दोस्तों नंबर 3 पॉइंट इसमें, डलहौजी ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। आगे अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था, ये चेरी मतलब गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा।
ठीक है, मतलब अवध को बोला था कि ये चेरी जो है एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। नंबर 4 है दोस्तों पेशवा। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहेब की पेंशन को डलहौजी ने बंद कर दी, क्योंकि यह पेंशन निजी रूप से बाजीराव को दी गई थी, ना कि पेशवा को। ठीक है, आगे है 5वां नंबर दोस्तों, डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी। आगे है 6वां नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी शहजादे जवां बख्त को मुगल महल यानी लाल किला छोड़ना पड़ेगा तथा उसे कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना पड़ेगा। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा कहलाएंगे। डलहौजी ने पहले गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने भी मुगल सम्राट को अपने अधिकार एवं दावे छोड़ने को कहा था। ठीक है, मतलब डलहौजी था उससे पहले भी ऑकलैंड ने यह प्रस्ताव रखा था कि आप लोग अपना अधिकार छोड़ दीजिए। आगे दोस्तों राजनीतिक कारण के बाद प्रशासनिक कारण पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित कर दिया गया। कोई भी भारतीय सेना में सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं था। ठीक है, जब से वो घटना घटा था उसके बाद से ही 1857 की क्रांति के बाद से ही दोस्तों ऊंचे पद पर नहीं रहे था। न्यायिक क्षेत्र में भी दोस्तों आगे है, न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ दर्जा दिया गया था। नंबर 3 है सामाजिक और धार्मिक कारण। रूढ़िवादी भारतीयों ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया। ईसाई मिशनरियों को 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। धर्मांतरण के प्रयासों ने भी भारतीयों को नाराज कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नाराज कर दिया। आगे है 1850 ईस्वी के लॉर्ड डलहौजी के समय के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 यानी रिलीजियस डिसएबिलिटीज़ एक्ट द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इससे लोगों को यह लगा कि भारत को ईसाई देश बनाने की साजिश की जा रही है। ठीक है, आगे है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान आर डी मैगलस ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ईश्वर ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए प्रदान किया है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लहरा सके। आगे है दोस्तों सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया। भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म विरुद्ध समझा जाता था। नंबर 4 है दोस्तों आर्थिक कारण। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत के उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी। परंपरागत हस्तशिल्प के विनाश व भू राजस्व नीति के कारण लोगों के आर्थिक शोषण व उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। इसने विद्रोह की भूमिका को तैयार किया। बम्बई में इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरें जब्त की गई एवं अवध के तालुकदारों से जमीन छीन ली गई। ठीक है, आगे दोस्तों देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। 1857 का विद्रोह संक्षेप में देख लेते हैं कहाँ कैसे हुआ था। ठीक है, एक ही पेज पे कर लेते हैं। एक तरफ केंद्र दोस्तों, फिर विद्रोही दिया गया है, फिर विद्रोह का दिन दिया गया है, फिर विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों
केंद्र दिल्ली, अपनी राजधानी से स्टार्ट करते हैं दिल्ली। बहादुर शाह जफर था दोस्तों विद्रोही, और बख्त खां था। 11-12 मई 1857 ईस्वी को यहाँ विद्रोह हुआ था। और दबाने वाला दोस्तों जो अधिकारी था वो निकलसन और हडसन था। कानपुर में दोस्तों नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोही थे। 5 जून 1857 ईस्वी को यहाँ क्रांति हुआ था। और कॉलिन कैंपबेल या और हेवलॉक ये दमनकारी थे दोस्तों। दमनकारी बोलना उचित रहेगा, ठीक है, हमारे भारतीयों का दमन किए थे। आगे है लखनऊ या अवध। मर्डर नहीं किए थे दोस्तों, मतलब हराए थे ये, मतलब उसमें बहुत लोग मर भी गए थे और लोग भाग गए थे, बच भी गए थे, ठीक है, तभी ना। आगे देखते हैं दोस्तों, लखनऊ और अवध। लखनऊ या अवध मतलब एक ही है, ठीक है। बेगम हजरत महल दोस्तों विद्रोही थी, और 4 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने विद्रोह किया था। कॉलिन कैंपबेल जो थे वो, और हेवलॉक और आउट्रम जो थे लखनऊ के लिए, ये आपका विद्रोहियों को कुचलने वाले अधिकारी थे, ठीक है। झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थे दोस्तों 4 जून 1857 ईस्वी को क्रांति किए थे। और जनरल ह्यूरोज ने दोस्तों दमन किया था। आगे है जगदीशपुर। कुंवर सिंह दोस्तों विद्रोही थे। कुंवर सिंह 12 जून 1857 ईस्वी को इन्होंने क्रांति किया था। और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दोस्तों इनका दमन किया था, कुचला था, ठीक है। आगे है दोस्तों, हम लोग देखते हैं फैजाबाद। मौलवी अहमद उल्ला दोस्तों इन्होंने जून 1857 ईस्वी में विद्रोह किया था। जनरल रेनार्ड जो थे दोस्तों वह विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी थे। इलाहाबाद में दोस्तों लियाकत अली ने 6 जून 1857 ईस्वी में क्रांति किया था। और कर्नल नील थे जो दोस्तों वो विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी थे। बरेली में दोस्तों खान बहादुर खां जो थे, बख्त खान जो थे, बख्त खान इन्हीं का नाम था, खान बहादुर खान का। बरेली में इन्होंने विद्रोह किया था जून 1857 ईस्वी को। विसेंट आयर और कैंपबेल ने इनका विद्रोह समाप्त किया था। आगे दोस्तों फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह किया था। और रेनर्ड एवं कैंपबेल ने इस विद्रोह को कुचला था दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा सैनिक कारण। अब हम लोग सैनिक कारण देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट आप लोगों को दिखे। सैनिक कारण, सेना में भी भारतीयों में पदोन्नति व विदेशों में समुद्र पार सेवा देने के बारे में असंतोष था। भारतीयों को केवल निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। वह सैनिकों का वेतन प्रति सैनिक दोस्तों 7 रुपये मात्र था, ठीक है, जो न्यूनतम था। उसे समुद्र पार जाने पर दिया जाने वाला भत्ता भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, पदोन्नति एवं कम वेतन असंतोष के सबसे गंभीर कारण थे। आगे 1854 ईस्वी के डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। आगे है तत्कालिक कारण। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इन कारतूसों का निर्माण बंगाल में होता था। परंपरागत ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी होने से हिंदू व मुसलमान दोनों भड़क गए थे, ठीक है। आगे नई राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण जो है वुलविच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था। आगे एनफील्ड राइफल अंग्रेज भारतीय सेना में दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई एवं जनवरी
1857 ईस्वी में प्रयोग आरंभ हुआ। एनफील्ड राइफल के भारत में उत्पादन एवं प्रशिक्षण स्थल जो है अम्बाला, दमदम एवं सियालकोट थे। ठीक है, आगे आर.सी. मजूमदार के अनुसार चर्बी लगे कारतूसों की कहानी ने चिंगारी का काम किया और इससे जो धमाका हुआ उससे अंग्रेजी राज की जड़ें हिल गई। वी ए स्मिथ एवं के जॉन विलियम के की अध्यक्षता में चर्बी लगे कारतूसों की जांच के लिए आयोग गठित हुआ, जिन्होंने चर्बी की बात को स्वीकार किया। ठीक है, आगे विद्रोह की योजना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नाना साहब यानी धोंधू पंथ के सलाहकार अजीमुल्ला खां क्रांति दूत के नाम से प्रसिद्ध व सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार राणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। दोनों ही अपने शासकों के राज्य व्यापगत सिद्धांत के तहत हड़पे जाने के विरुद्ध अपील करने लंदन गए थे। आगे है वापसी में अजीमुल्ला खान क्रीमिया के युद्ध के दौरान उमर पाशा से भी मिला। भारत में इस विद्रोह की योजना का क्रियान्वयन नाना साहब ने किया था। विद्रोहियों ने 31 मई 1857 ईस्वी को क्रांति शुरू करने का दिन चुना। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को चुना गया। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विद्रोह का आरंभ व प्रसार। आइए देख लेते हैं विद्रोह का आरंभ व प्रसार। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही जो थे दोस्तों हमारे अवध के थे। अवध सैनिकों की पदशाला कहलाता था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधान सेनापति क्रमशः थे। पहला दोस्तों मेजर जनरल जॉर्ज एनसन, जनवरी 1856 ईस्वी से 27 मई 1857 ईस्वी तक। एनसन के समय विद्रोह शुरू हुआ। एनसन की दिल्ली में 27 मई 1857 को हैजे से मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो हैजा है ना दोस्तों, बहुत डरते थे अंग्रेजी इस बीमारी से। नंबर 2 है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल पैट्रिक ग्रांट, जून 1857 ईस्वी से अगस्त 1857 ईस्वी तक, कुल 87 दिन। नंबर 3 कॉलिन कैंपबेल, ये थोड़ा ज़्यादा समय था, अगस्त 1857 ईस्वी से 4 जून 1861 ईस्वी तक। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए। इन्होंने विद्रोह को कुचला था। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 ईस्वी को घटी, जहां 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करते हुए लेफ्टिनेंट बॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की दोस्तों हत्या कर दी। हियरसे को भी गोली मारी गई। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा। आगे जनरल जॉन बेनेट हियरसे बैरकपुर छावनी में 34वीं NI के कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांड करते थे, आदेश देते थे। आगे मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर यानी वर्तमान बलिया जिले का रहने वाला था और दमदम में पद स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सैनिक था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो क्रांति का पहला शहीद था। मंगल पांडे के साथ ईश्वरी
पांडे को भी मंगल पांडे की सहायता के आरोप में फांसी दी गई। इतिहासकार जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को आतताई कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन विलियम के ने क्या कहा था? आतताई मंगल पांडे को। आगे 9 मई को कुछ सैनिक बाजार में घूम रहे थे तो महिलाओं ने उन पर ताने कसे। इस घटना का उल्लेख तत्कालीन मुरादाबाद के जज जेसी विल्सन ने किया है। आगे 10 मई 1857 ईस्वी को रविवार का जो दिन था को मेरठ छावनी में 20वीं एनआई के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया। 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट थे। सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। सैनिकों ने अपने बंदी साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली प्रस्थान किया एवं 11 मई को दिल्ली पहुँचे। आगे दिल्ली देख लेते हैं दोस्तों। 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह व विद्रोह का नेता घोषित किया। बहादुर शाह ने अनिच्छा से नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक है, मन नहीं था उसका लेकिन फिर भी किया। आगे है स्वीकार किया। आगे दिल्ली में जफर ने शाहजादा जहीरुद्दीन को मिर्जा मुगल नाम से क्रांति का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, लेकिन बाद में उसके स्थान पर बख्त खां को प्रधान सेनापति बनाया गया। दिल्ली में बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों ने सबसे पहले निकलसन एवं हडसन के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली को पुनः अधिकृत किया। इस दौरान निकलसन मारा गया। बहादुर शाह द्वितीय को 20 सितंबर 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। आगे बहादुर शाह द्वितीय जफर का गद्दार जो अंग्रेज़ों को सूचना देता था, उसका नाम इलाही बख्श था जो जफर का संबंधी था और इनके सहयोग से ही जफर को गिरफ्तार किया गया। जफर को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। विद्रोह में जफर के मुकदमे का जज जो था हैरियट था। ठीक है, आगे विद्रोह में जफर का सबसे विश्वसनीय परामर्शदाता हकीम अहसान उल्लाह था एवं जफर का शाही अखबार नवीस चुनीलाल था। बहादुर शाह को गिरफ्तार करके उसकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। रंगून में ही उसे दफनाया दिया गया। आगे है अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्रों, इसमें मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद हजारों लोगों का कत्ल किया गया, जिसका वर्णन जो दोस्तों बम्बई गवर्नर एल्फिंस्टन ने किया है। ठीक है, एल्फिंस्टन ने इसका वर्णन किया है। आगे दोस्तों झांसी देख लेते हैं। चलिए आइए एक नज़र इसे भी देखते हैं। 4 जून को झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम दोस्तों मणिकर्णिका था, के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी के पतन के बाद रानी
कालपी होते हुए ग्वालियर की ओर चली गईं। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेज जनरल ह्यू रोज एवं स्मिथ की सम्मिलित सेना से लड़ती हुई शहीद हो गईं। जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा है, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। भारतीय क्रांतियों में यहाँ जो सोई हुई जो औरत है, स्त्री है, ये ही अकेली मर्द है। ठीक है। आगे, झांसी में लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया, खल्क खुदा। खल्क खुदा का नारा क्या था? खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी का। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म दोस्तों रानी का। यह रानी लक्ष्मीबाई का नारा था। आगे, लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी एवं समाधि स्थली दोस्तों ग्वालियर थी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। आगे है, लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद ग्वालियर में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग था। वे मूलतः महाराष्ट्र के मराठा थे जो कालपी उत्तर प्रदेश में बस गए थे। वे नाना साहब के सेनापति भी थे। तात्या टोपे ग्वालियर के पतन के बाद राजस्थान भी आए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई के ये जो है क्या बोलते हैं उसको, युद्ध कला जो सिखाते हैं, वो टीचर भी थे। ठीक है, उनको शिक्षा भी देते थे। चलिए आगे, तात्या टोपे अप्रैल युद्ध नीति सिखाते थे। तात्या टोपे अप्रैल 1859 ईस्वी में एक मित्र मान सिंह सिंधिया का सामंत था। मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। वह 18 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया दोस्तों इनको। ठीक है। आगे लखनऊ देख लेते हैं। लखनऊ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लखनऊ में भी बेगम हज़रत महल वाजिद अली शाह की पत्नी के नेतृत्व में 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हज़रत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। विद्रोह के समय में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था दोस्तों। आगे, भारतीय सैनिकों ने लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया। इसी घेरे में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने रेजिडेंसी की रक्षा की कमान संभाली। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक एवं जनरल नील ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हेवलॉक व आउटरम ने लखनऊ रेजिडेंसी को जीतने का असफल प्रयास किया। अंत में 21 मार्च 1858 ईस्वी को कॉलिन कैंपबेल ने जंग बहादुर के नेतृत्व में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को पुनः जीता। बेगम हज़रत महल पराजित होने पर नेपाल चली गई। वह गुमनामी में ही मर गई दोस्तों। आगे, हज़रत महल को हम महक परी भी कहते हैं। ठीक है, महक परी भी इनको कहा जाता था। कानपुर दोस्तों, आइए कानपुर देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। कानपुर में 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत नाना साहब यानी धोंदू पंत के नेतृत्व में हुई। तात्या टोपे ने उनकी सहायता की। कानपुर में सती चौरा घाट नामक स्थान पर 27 जून 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को मार डाला। इस स्थल का अध्ययन जो है मुखर्जी ने किया था।
नाना साहब ने बीबी बीबी घर यानी कानपुर नामक स्थान पर 15 से 16 जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों का कत्लेआम किया था दोस्तों। ठीक है, नाना साहब ने, याद रखिएगा। आगे है, विद्रोहियों ने जनरल विंडहम जनरल विंडहम को नवंबर 1857 ईस्वी में कानपुर के पास पराजित किया। विद्रोहियों के समय कानपुर में अंग्रेजी सेना का कमांडिंग अफसर सर व्हीलर ह्यूज व्हीलर था। 27 जून 1857 ईस्वी को वह लड़ता हुआ मारा गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आगे है, 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब भी पराजित होकर नेपाल चले गए। नाना साहब के भाई बाला साहब ने क्रांति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। आगे दोस्तों हमारा जगदीशपुर है। ठीक है, जगदीशपुर को देख लेते हैं। बिहार, जगदीशपुर, आरा, पश्चिम बिहार एवं पटना में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार का सिंह यानी बिहार का शेर कहा गया। कुंवर सिंह की युद्ध में जख्मी हो जाने पर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को मृत्यु हो गई दोस्तों। आगे है दोस्तों फैजाबाद। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला उपनाम दोस्तों सिकंदर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अवध की बेगम हज़रत महल को भी उनके शाहजहांपुर प्रवास के दौरान सहायता दी। अंग्रेज़ों ने अहमदुल्ला पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मतलब ये मोस्ट वांटेड के कैटेगरी में चले गए थे। इनामी सातिर अपराधी थे अंग्रेज़ों के समय के ये। अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 5 जून 1858 ईस्वी को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत गलत हुआ। आगे दोस्तों जी बी मालेसन ने मौलवी अहमदुल्ला को सच्चा देशभक्त कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। रुहेलखंड बरेली में खान बहादुर खान, जिसे हम बख्त खां भी कहते हैं, ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां यानी बख्त खां को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार नियुक्त किया तथा खान बहादुर साहब आलम बहादुर की उपाधि दी। साहब आलम बहादुर की उपाधि दी गई थी किससे? अंतिम शासक बहादुर शाह जफर से। अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी। बख्त खां रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के पौत्र थे। ठीक है, आगे अन्य देख लेते हैं। तो अन्य में असम के दीवान मनीराम ने कंदरपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। मनीराम को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। उड़ीसा में संबलपुर क्षेत्र में सुरेंद्र शाही तथा उज्ज्वल शाही नामक 2 राजकुमारों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। गुलाब सिंह ने अम्बाला में नेतृत्व किया। सतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापूजी ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व शाहजादा फिरोज शाह ने किया। अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। गोवा में दीपूजी रागा, बुलंदशहर में मोहम्मद वालिद यानी वलीदाद खां, मुलबागल स्वामी ने कोयम्बटूर और अरुणा गिरी कृष्णा ने चिंगलफूट
आगे गुलाम, आगे है गुलाम गौस एवं सुल्तान बख्श ने मद्रास, भीमराव मुडरगी एवं छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे है दोस्तों सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे एवं मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने हैदराबाद, मुल्ला सली कौंजी सरकार एवं विजय कुदारत कुंजी मामा ने केरल, चिंता भूपति ने गोलकुंडा तथा सदरुद्दीन नामक किसान ने मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किया है। आगे है दोस्तों कदम सिंह ने मेरठ, देवी सिंह ने मथुरा, गजाधर सिंह ने गोरखपुर एवं राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने कुल्लू में विद्रोह का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, राजस्थान व महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदारों व शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। बिहार के आरा, दानापुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र विद्रोह से प्रभावित था। आगे है गवर्नर जनरल कैनिंग ने विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने क्रांति के दौरान इटावा का कलेक्टर रहते हुए कुछ सिपाहियों की सहायता से हिंदुस्तानी स्त्री के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाई थी। बनारस में सिख सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांति के दौरान विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अवध के तालुकदार अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। 1857 की क्रांति में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष नामधारी सिखों ने किया था। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा व दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा व जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराज, नेपाल के राणा व अन्य सरदारों तथा बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में मदद की। इन शासकों के सहयोग पर लॉर्ड कैनिंग ने टिप्पणी की। इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, ये बात सही है दोस्तों, 100% सही है। अगर ये देसी राज अगर उनका मदद नहीं किए होते ना तो 1857 की क्रांति के समय में दोस्तों ये अंग्रेज लोग निपट गए होते। बताइए, उसके बाद भी वो लोग लगभग 90 साल, लगभग नहीं दोस्तों 100% 90 साल तक अपना पैर जमाए थे और बहुत जुल्म किए दोस्तों। अगर ये लोग अगर उस समय, ये हम ही लोगों के पूर्वज थे और किसी के तो पूर्वज थे नहीं। ये राजा महाराजा चाहे जो भी हो, कोई भी धर्म जाति के हो या किसी भी धर्म में थे तो ये हमारे ही लोग ना, लोग में भी तो हम ही लोग के थे। अगर ये लोग उस समय आवाज़ उठाए होते तो 90 साल बचा होता दोस्तों। सोचिए हम लोग का देश कहाँ से कहाँ चला गया होता। 90 साल पहले ही हमें आज़ादी मिल जाती और हम लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों हम लोग रसिया से पहले हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह में बम्बई एवं मद्रास इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि वे सापेक्षित रूप से अधिग्रहण एवं जाब्ती से मुक्त रहे थे। बड़ौत परगना उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौरान शाहमल ने किसानों को संगठित किया था। ठीक है,
आगे है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजस्थान और 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। 45 मिनट बहुत है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।